मायागंज शहर इन दिनों अजीब सी दहशत से गुजर रहा है। कल दिवाली है, लेकिन पटाखों के नाम से ही लोगों की रूह कांप जा रही है, क्योंकि इस शहर में जो भी पटाखे जला रहा है वो पटाखों के साथ गायब हो जा रहा है। किसी की पत्नी गायब हो गई है तो किसी का पति, तो कोई अपने बच्चे के लिए आंसू बहा रहा है। मेरी बेटी गुनगुन, हे भगवान, वो कहाँ गायब हो गई? उसे ले आओ, उसे ले आओ ना भगवान, उसके बिना मैं कैसे जीऊंगा। शंभू के सामने कल की घटना अभी तक ताजा है, जब उसकी इकलौती बेटी पटाखे जलाते हुए अचानक से गायब हो गई। बाबा, इस बार तो बहुत सारे पटाखे हैं, मैं आज एक जला लूं? अरे 2 दिन सब्र कर लेना, फिर जला लेना। क्या बाबा, आप कभी भी मेरी बात नहीं सुनते। अच्छा गुनगुन, जाकर माचिस ले आ और जला दे पटाखे। गुनगुन घर के अंदर से माचिस ले आई और शंभू अपने रिक्शे की सफाई करने लगा। गुनगुन बहुत ही खुश थी कि इस बार उसके पास जलाने को बहुत सारे पटाखे हैं। उसने पटाखों की ओर खुशी से देखा और उसे जलाने लगी। शंभू भी अपनी बेटी को पटाखे जलाते देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने पटाखा जलाया, वहाँ तेज तेज आंधी चलने लगी। अचानक वहाँ पर हवा का एक बवंडर सा उठा और उस बवंडर में गुनगुन समा गई। हालांकि उस वक्त उसने अपने पिता शंभू को बहुत आवाज लगाई। बाबा, बाबा मुझे बचाओ, मुझे बचा लो बाबा। गुनगुन की आवाज सुन वो उसके पास भागता हुआ आया, लेकिन तब तक गुनगुन उस बवंडर में समा चुकी थी। गुनगुन, गुनगुन, कहाँ गई तू? अरे कहाँ गई तू? मेरी बच्ची कहाँ गई? कुछ दिनों पहले की बात है। मायागंज के लोग हर बार की तरह दिवाली की तैयारियों में जुटे हुए थे। कोई घर की सफाई कर रहा था तो कोई नए कपड़े खरीद रहा था, कोई लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा बेच रहा था तो कहीं मिठाइयों की दुकान सजी थी। राजकुमार ने अपनी पटाखों की दुकान लगा रखी थी। उसकी दुकान में भीड़ भी बहुत थी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो सबसे सस्ते पटाखे जो बेच रहा था। सबसे सस्ते पटाखों की दुकान, राजकुमार की दुकान। घिरनी ले लो, अनार ले लो, फुलझड़ी ले लो। सबसे सस्ते पटाखों की दुकान, राजकुमार की दुकान। घिरनी ले लो, अनार ले लो, फुलझड़ी ले लो। अरे भैया, मेरे 2 पैकेट रॉकेट कर दो, जरा जल्दी करो, कहीं खत्म ना हो जाए। भैया, मेरे भी 5 पैकेट जल्दी से पैक कर दो। मायागंज में शंभू नाम का एक रिक्शे वाला अपनी छोटी सी बेटी गुनगुन के साथ रहता था। दिवाली आने की खुशी गुनगुन के चेहरे पर भी देखी जा सकती थी। आज जब उसके बाबा रात को रिक्शा चलाकर घर लौटे तो, बाबा, इस बार मुझे आप पटाखे दिलाएंगे ना? मुझे बहुत सारे पटाखे चाहिए। हाँ री, दिलाऊंगा। कितने चाहिए? ढेर सारे। गुनगुन ने ये बात अपने छोटे छोटे हाथों से इशारे से बताया, जिसे देखकर शंभू ने उसे गले से लगा लिया। रात को जब शंभू सो रहा था तो, इस बेचारी को मैं कभी भी जी भर के पटाखे लाकर नहीं देता। क्या करूं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, कमाई भी ज्यादा नहीं होती। अब इंसान रोटी खाए कि पटाखे जलाए, लेकिन इस बार मैं इसे बहुत सारे पटाखे लाकर जरूर दूंगा। ये सोचकर शंभू सो गया। अगली सुबह वो फिर काम पर निकल गया। उस दिन उसे मायागंज के ही उस इलाके की सवारी मिली जहाँ पर राजकुमार की दुकान थी। वहीं पर उसकी नजर राजकुमार के पटाखों की दुकान पर पड़ी। सबसे सस्ते पटाखे का बोर्ड देखकर उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी बिटिया के लिए बहुत सारे पटाखे खरीद लिए, और जब वो उन पटाखों को लेकर घर पहुंचा और गुनगुन ने उन पटाखों को देखा तो खुशी के मारे उछल पड़ी। बाबा, इतने सारे पटाखे! वाह, इस बार मैं सच में ढेर सारे पटाखे जलाऊंगी। शंभू समेत मायागंज के उन सभी घरों में मातम का माहौल था, जिसने भी पटाखे खरीदे और जलाए थे। पुलिस भी इस मामले की तहकीकात कर रही थी, लेकिन उनके पल्ले भी कुछ नहीं पड़ रहा था। इंस्पेक्टर विक्रम हालांकि अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि इस राज से पर्दा उठा सके। उसी दौरान उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पता लगी, जिसे उसने अपने हवलदार भोलाराम से बताया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, इस ओर तो हमारा ध्यान गया ही नहीं। भोलाराम, तुम जीप निकालो, हम अभी उस दुकानदार के पास चलते हैं जो दिवाली के पहले सस्ते दाम में पटाखे बेच रहा था। असल में तहकीकात के दौरान विक्रम ने इस बात को नोटिस किया था कि जिसके यहाँ से भी लोग गायब हुए हैं, उन्होंने राजकुमार की दुकान से पटाखे खरीदे थे। इंस्पेक्टर विक्रम को पूरा यकीन था कि हो न हो इन भूतिया पटाखों का राज राजकुमार के पास जाकर ही खुल सकता है। इंस्पेक्टर विक्रम भोलाराम के साथ उसकी दुकान पर पहुंचे
और उससे पूछताछ शुरू कर दी। सच सच बताओ, उन पटाखों का क्या राज है? नहीं तो इतने डंडे मारूंगा कि ठीक से बैठ नहीं पाओगे। सर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बस पटाखे बेचता हूँ। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें 3rd डिग्री देनी ही होगी। सर, मुझे मारकर कोई फायदा नहीं। मैंने तो सिर्फ सस्ते पटाखे बेचे हैं। उसे जलाने वाला क्यों और कैसे गायब हो गया, मुझे उसका कोई पता नहीं साहब। अच्छा ठीक है, तूने कुछ नहीं किया, चल मान लेता हूँ, लेकिन ये तो बता कि तूने मार्केट से 1/4 कीमत पर पटाखे कैसे बेचे? कहाँ से मिले तुम्हें इतने सस्ते पटाखे? उसके बाद राजकुमार ने उन पटाखों के बारे में वो सच बताया जिसे सुनकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। सर, 20 दिन पहले की बात है। मैं शहर कुछ काम से गया हुआ था। लौटने में मुझे बहुत रात हो गई। जब मैं काली पहाड़ के पास से गुजर रहा था तो अचानक तेज तेज हवा चलने लगी। मुझे लगा कि बारिश होगी। थोड़ी देर में बूंदाबांदी भी होने लगी। राजकुमार एक पेड़ के नीचे छिप गया, लेकिन जब उसकी नजर आसमान पर गई तो वो चौंक गया। आसमान से पानी की बूंदें नहीं बल्कि बहुत सारे पटाखों की बारिश हो रही थी। उसमें सभी तरह के पटाखे थे। हे भगवान, ये तो आसमान से पटाखों की बारिश हो रही है। मैंने आज तक ऐसी बारिश कभी नहीं देखी। पटाखों की बारिश देखकर राजकुमार के मन में लालच आ गया। उसने उन सारे पटाखों को अपने झोले में भरा और दिवाली में अपने पटाखों की दुकान खोलकर सस्ते पटाखे बेचने लगा। इंस्पेक्टर साहब, बस मेरी गलती इतनी ही है कि मैंने उन पटाखों को उठा लिया और बेचने के लिए ले आया। लेकिन मुझे जरा भी पता होता कि उस दिन भूतिया पटाखों की बारिश हुई है तो मैं वो पटाखे बिल्कुल नहीं लाता साहब। इंस्पेक्टर विक्रम समझ गया कि इस पूरी घटना में राजकुमार का कोई हाथ नहीं है, लेकिन इस घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है इसका पता उसे अभी भी नहीं लग रहा था। एक दिन वो थाने में चुपचाप बैठा हुआ इसी बारे में सोच रहा था। तभी वहाँ एक तांत्रिक बाबा आए और इंस्पेक्टर विक्रम से इस घटना के बारे में बताया। साहब, आप मेरी बात मानिए, यह सब ऊपरी शक्तियों के कारण हो रहा है। दिवाली के पहले ये ऊपरी शैतानी ताकतें बहुत हावी रहती हैं। पटाखों की बारिश करवाकर पहले वो किसी को जाल में फांसते हैं, फिर जब वो उन्हें किसी को बेचता है और खरीदने वाला उन पटाखों को जलाता है तो वो एक बवंडर के रूप में आते हैं और अपने साथ उसे ले जाते हैं। इस तरह उन्होंने कई लोगों को पकड़कर काली पहाड़ी के पास रखा है साहब। अमावस्या के दिन वो उन सभी को मार देंगे और उनकी आत्मा पर कब्जा कर अपनी ताकत और बढ़ाएंगे साहब। ये सब क्या फालतू बात कर रहे हो? मुझे यकीन नहीं। साहब, आप मेरे साथ इस समय काली पहाड़ पर चलो, आपको सच का पता चल जाएगा। लेकिन वहां जाने से पहले मैं जो कहूंगा वो कर लीजिए, नहीं तो इस शहर में कोई भी नहीं बचेगा साहब। इंस्पेक्टर विक्रम पहले तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब शहर के पूरे लोगों पर खतरे की बात तांत्रिक ने की तो वो उसके साथ अपने पुलिस दल को लेकर चल पड़ा। काली पहाड़ के पास पहुंचकर इंस्पेक्टर विक्रम ने अपने पुलिस के जवानों से कहा, जवानों, इस बार हमारा मुकाबला शैतानी ताकतों से है, इसलिए उनके लिए उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा। उन्होंने पटाखों की बारिश करवाकर हमारे लोगों को कैद किया है, अब हम भी पटाखों की बारिश करके उन्हें खत्म करेंगे। उसके बाद सिपाहियों ने अपने साथ लाए कई पटाखे जैसी चीज को काली पहाड़ पर फेंकना शुरू किया। जैसे ही वो पटाखे वहां गिरते पूरा इलाका धुआं हो जाता। कुछ देर बाद कई सारे भूत और चुड़ैल उस पटाखे की चपेट में आकर मारे गए, लेकिन उनकी कैद में बंद किसी भी इंसान को कुछ नहीं हुआ। बाद में इंस्पेक्टर विक्रम सभी को सुरक्षित वापस ले आए। सर, आखिर आपने उस दिन कौन से पटाखों की बारिश करवाई जिसमें शैतानी ताकत तो समाप्त हो गई, लेकिन आम लोगों को कुछ नहीं हुआ? भोलाराम, मैंने तांत्रिक बाबा के कहने पर पवित्र भस्म के पटाखे बनवाए थे और उन पर गंगा जल की बूंदें छिड़की थी। दिवाली के पहले इंस्पेक्टर विक्रम ने अपनी सूझबूझ से मायागंज के लोगों को मुक्त कराया। उसके बाद तो सभी लोगों ने धूमधाम से दिवाली मनाई। रात के 12 बज रहे थे। हर ओर सन्नाटा फैला हुआ था। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उस घुप अंधेरे में एक औरत का साया धीरे धीरे पटाखों की फैक्ट्री में लगे पटाखों की मशीन तक जाता है। वो बहुत देर उस मशीन को घूरती है और उसकी ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। कोई नहीं बचेगा, सारे मारे जाएंगे, सारे के सारे मारे जाएंगे, सबको मार दूंगी मैं, सबको। उसके बाद वो साया फैक्ट्री में लगी पटाखे की मशीन का बटन दबा देती है।
मशीन से जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं। उन आवाजों को सुनकर शैतान सिंह मशीन के पास जाता है। मशीन के पास एक औरत के साए को देखकर वो उस पर चिल्लाता है, कौन है? कौन है वहाँ? मैं पूछता हूँ, कौन है वहाँ? शैतान सिंह गुस्से में उस साए की ओर बढ़ता है जो मशीन के पास खड़ी थी। वो उसके पास जाता है और गुस्से में उसे खींचकर एक थप्पड़ मारता है, लेकिन उसका थप्पड़ उस साए के आर पार हो जाता है। अरे अरे ये कैसे हुआ? मेरा थप्पड़ आर पार कैसे हो गया? तभी वो साया शैतान सिंह की ओर मुड़ता है। शैतान सिंह की नजर जब उसके चेहरे पर जाती है तो उसकी चीख निकल जाती है। वो एक औरत थी और उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। उसका चेहरा पूरा खून से सना हुआ था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। उसने शैतान सिंह की ओर देखा और उसे गले से पकड़कर उठा लिया। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे कोई बचा लो मुझे। तुझे कोई नहीं बचाएगा शैतान सिंह, कोई नहीं। आज मौत के पंजे तेरी धड़कन की रफ्तार रोक लेंगे और तू जिंदा से मुर्दा हो जाएगा। मुर्दा, मेरी तरह मुर्दा। उसके बाद उस चुड़ैल ने शैतान सिंह को पटाखों की मशीन में डाल दिया और उसका बटन ऑन कर दिया। पल में ही शैतान सिंह की गर्दन कटकर अलग हो गई। उसका धड़ तड़प तड़प कर शांत हो गया। उसके बाद वो चुड़ैल फिर से जोर जोर से हंसने लगी। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। सबको मुर्दा कर दूंगी मैं। इसी पटाखे की मशीन में डालकर सबको मुर्दा कर दूंगी। मुर्दा। अगले दिन शैतान सिंह का शव इस हालत में देखकर उस पटाखे की फैक्ट्री में काम करने वाले सभी लोग डर जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ। तभी वहां पर सूर्या नाम का आदमी आता है और फैक्ट्री के मजदूरों से चिल्लाते हुए कहता है कि क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? अरे जो मर गया उसे मरने दो। अब कोई मर गया तो खाना तो नहीं छोड़ देते ना तुम लोग? तो फिर काम ठप करके यहाँ क्या कर रहे हो तुम सब? चलो सब हटो यहाँ से और काम पर लग जाओ। उसके बाद सूर्या किसी को फोन करता है और शैतान सिंह के मृत शरीर को वहां से हटाने के लिए कहता है ताकि फैक्ट्री के मजदूर फिर से काम न रोक दें। कुछ दिनों बाद दिवाली आने वाली है। सभी लोग उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। दिवाली में दियों के साथ साथ पटाखों की डिमांड भी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि पटाखे चलाना किसे पसंद नहीं है। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी को पटाखे बहुत पसंद है। दिवाली में पटाखों की इसी बढ़ी हुई डिमांड के कारण उस पटाखे की फैक्ट्री में भी रात दिन काम चल रहा था, जहां अभी उस चुड़ैल ने शैतान सिंह को मारा था। उस फैक्ट्री का मालिक है तेजा सेठ। उसकी फैक्ट्री में बहुत सारे मजदूर काम करते हैं। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ तुम लोग। हाँ, इस तरह कछुए की स्पीड में काम करोगे तो मार्केट में जो पटाखों की इतनी डिमांड है वो कैसे पूरी होगी? ये कहकर तेजा सेठ अपने साथ चल रहे अपने लोगों से कहता है, सूर्या, तुम्हारा काम है इस ऑर्डर को जल्द से जल्द पूरा करवाना। अगर ये काम पूरा नहीं हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप फिक्र ना करिए तेजा सर, मुझ पर भरोसा रखिए। मैं जल्द से जल्द ये ऑर्डर पूरा करवाता हूँ। और तुम क्या करोगे धनंजय और नागेश? मुफ्त की रोटियां तोड़ोगे क्या? तेजा सेठ की बात सुनकर धनंजय ने कहा कि नहीं तेजा सेठ, हम भी सूर्या के साथ रहेंगे और पटाखों के ऑर्डर को जल्द से जल्द पूरा करवाएंगे। देखो, मुझे किसी से कोई काम चोरी नहीं चाहिए। कल फिर से करोड़ों का ऑर्डर मिलने वाला है। हाँ, दिवाली साल में एक बार आती है, इसलिए जमकर पैसा कमाना है और पैसा कमाने के लिए काम करवाना है। और मजदूरों से वो काम कैसे करवाना है वो तुम लोग अच्छे से जानते हो। ये कहकर तेजा सेठ ने एक शैतानी मुस्कान के साथ अपने तीनों आदमियों की ओर देखा। धनंजय, सूर्य और नागेश तेजा सेठ के खास आदमी थे। तेजा सेठ की तरह वे भी बहुत ही निर्दयी थे। वे किसी भी तरह मजदूरों से काम लेते। 22-22 घंटे मजदूर पटाखों की फैक्ट्री में काम करते और बदले में उन्हें बहुत ही मामूली रकम दी जाती। एक रात की बात है, फैक्ट्री के मजदूर पटाखे बनाने में लगे हुए थे। कुछ हाथ से पटाखे बना रहे थे और कुछ मशीन से। 2 दिन हो गए शिवा भाई काम करते हुए। ये लोग घर जाने के लिए छुट्टी ही नहीं दे रहे हैं। यार, अब तो शरीर भी जवाब दे रहा है। ऐसे में हम कैसे काम करेंगे? वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि एक तेज आवाज के साथ पटाखों की मशीन बंद हो गई। पटाखों की मशीन का बंद हो जाना यानी पटाखों का प्रोडक्शन बंद हो जाना। रमन और शिवा ने जैसे ये बात सूर्या, नागेश और धनंजय को बताई तो वो तीनों उन पर ही चढ़ गए। अरे कैसे खराब हो गई मशीन? हाँ, क्या कर दिया तुम लोगों ने मशीन में? नागेश, कहीं इन मजदूरों ने काम के डर से जानबूझकर तो मशीन नहीं खराब कर दिया? क्यों रे रमन? ए शिवा, सच सच बता, तुमने तो ये मशीन खराब नहीं की है? नहीं सूर्या भाई,
हमने ये मशीन नहीं खराब की, हम तो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे थे। लेकिन उन तीनों ने रमन और शिवा की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया और वे उन्हें बेल्ट से मारने लगे। मत मारो सूर्या भाई, हम सच बोल रहे हैं। भगवान के लिए हमें छोड़ दो सूर्या भाई। लेकिन उन तीनों ने उनकी एक ना सुनी और वे उन्हें मारते रहे। तभी वो पटाखों की मशीन अचानक से चलने लगी, जिसे चलता देखकर उन तीनों को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। देखा, मुझे तो पक्का यकीन था इन दोनों ने ही काम के डर से मशीन के साथ छेड़छाड़ की होगी। देखो तो अब ये कैसे ठीक हो गई है। वो ये बोल ही रहे थे कि तभी अचानक पटाखों की मशीन रुक गई और उस मशीन के अंदर से चुड़ैल के हंसने की आवाज आई। कोई नहीं बचेगा, सारे मारे जाएंगे, सारे के सारे मारे जाएंगे, सबको मार दूंगी मैं, सबको। कौन कौन है, कौन है तू? उसके बाद वो चुड़ैल हंसती हुई उस पटाखे की मशीन से बाहर निकल आती है और उन तीनों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसे देखकर तीनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। विमला, अरे ये तो विमला है। विमला, अरे अरे ये कहाँ से आ गई? इसे तो हमने, जिसे तुम तीनों और तुम्हारे उस सेठ तेज और शैतान सिंह ने 15 दिन पहले इसी पटाखे की मशीन में डालकर मार दिया था। विमला उसी पटाखे की फैक्ट्री में काम करती थी। सभी मजदूरों की तरह उस पर भी 22-22 घंटे काम करने का दबाव था। वो बेचारी काम कर भी रही थी, लेकिन उस बीच उसकी छोटी सी बच्ची की तबीयत खराब हो गई। इसलिए उसकी देखभाल के लिए उसने तेजा सेठ से छुट्टी मांगी। पागल है क्या तू? हाँ, यहाँ इतना काम पड़ा है और तुम्हें छुट्टी चाहिए? साहब, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे उसकी देखभाल के लिए छुट्टी चाहिए। जैसे ही वो ठीक होगी मैं काम पर लौट आऊंगी। तू बहरी है क्या? हाँ, सुनाई नहीं पड़ता तुझे? तुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर मैं ये काम छोड़ती हूँ, मुझे नहीं करना आपके यहाँ काम। विमला, तुझे लगता है मेरे बारे में पता नहीं है? हाँ, तेजा की फैक्ट्री में लोग आते भी मेरी मर्जी से है और जाते भी मेरी मर्जी से ही है। हाँ, लेकिन विमला जिद पर अड़ी रही और वो फैक्ट्री से भागने की कोशिश करने लगी। तब तेजा सेठ ने अपने आदमियों शैतान सिंह, धनंजय, सूर्य और नागेश के साथ मिलकर विमला को पटाखों की मशीन में डालकर मार दिया। मरते ही वो चुड़ैल बन गई। तुम लोगों ने बहुत अत्याचार किए हैं लोगों पर, अब तुम्हें उनकी कीमत चुकानी होगी। उसके बाद उस चुड़ैल ने उन तीनों को भी पटाखों की मशीन में डालकर मार दिया। उसके बाद वो गायब हो गई। विमला की आत्मा ने उन अत्याचारियों को तो मारा ही, साथ ही दिवाली जैसे पवित्र त्योहार में हजारों मजदूरों की जिंदगी से शोषण का अंधेरा हटाया और खुशियों का उजाला उनके जीवन में लाई। द विलेज ऑफ कुलधारा। ये कहानी है 1995 की। एवा की माँ भारत के राजस्थान राज्य से थी। एवा को भारत घूमना बहुत पसंद था। वो अक्सर घूमने के लिए भारत आया करती थी। एक बार एवा अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ जैसलमेर घूमने के लिए भारत आई। उसके 3 दोस्त ओलिवर, नोरा और विलियम उसके साथ घूमने आए हुए थे। विलियम को जब पता चला कि एवा जैसलमेर घूमना चाहती है तो वो उसके इस फैसले से कुछ नाखुश था। वो एवा से बात करने के लिए उसके कमरे में गया। क्या बात है विलियम, तुम तैयार नहीं हुए? जल्दी करो वरना हम लेट हो जाएंगे। एवा, हम कहीं और घूमने नहीं जा सकते क्या? जैसलमेर जाना जरूरी है। लेकिन क्या हुआ विलियम, तुम कहीं और क्यों जाना चाहते हो? जैसलमेर में कुलधरा गांव भी है और तुम्हें तो पता है ना कि वहाँ क्या हुआ था। विलियम की बात ओलिवर और नोरा भी सुन लेते हैं और एवा के कमरे में आ जाते हैं। क्या हुआ था वहाँ विलियम? हमें तो नहीं पता। तुम लोगों को तो बस हर बात मजाक ही लगती है। मैंने पढ़ा है इस गांव के बारे में, ये जगह हॉन्टेड है। ओलिवर को इस बात पर हंसी आ जाती है। क्या विलियम, तुम जब भी कहीं घूमने जाते हो उस जगह की कोई ना कोई कहानी बना ही लेते हो। कहानी नहीं बना रहा हूँ, ये सच है। मैंने इसकी किताब पढ़ी है। आज से 300 साल पहले ये गांव बड़ा ही सुखी था। यहाँ हर चीज थी, गांव वालों को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन एक निर्दयी राजा भूषण सिंह ने इस गांव पर कब्जा कर लिया और गांव वालों पर कई अत्याचार किए। धीरे धीरे पूरा गांव खाली हो गया। गांव वाले गांव छोड़कर जाने लगे।
ये बात उस राजा को सताने लगी। उसने गांव वालों के गांव छोड़कर जाने पर पाबंदी लगा दी और उन पर अत्याचार किए। कहते हैं कि उसने गांव में 500 लोगों की हत्या की, जिसके डर से कोई भी उस गांव को छोड़कर ना जाए। फिर कुछ सालों बाद राजा की बीमार पड़ने की वजह से मौत हो गई, लेकिन उस राजा का मोह उस गांव से नहीं गया। उसकी आत्मा भी उस गांव के लोगों को सताने लगी और कहते हैं कि आज भी जब उस गांव के कोई नजदीक भी जाता है तो वो उसे मार डालता है। विलियम की कहानी सभी लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। ओलिवर और नोरा ने एक दूसरे की तरफ देखा और जोर जोर से हंसने लगे। देखा ईवा, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आना चाहता था। ये लोग हमेशा ही ऐसे ही मेरा मजाक बनाते रहते हैं। तुम लोग विलियम का मजाक मत बनाओ, समझे? तो और क्या करें एवा, इसका तो हमेशा का यही है, डरपोक विलियम। इवा विलियम की तरफ देखते हुए बोली, विलियम तुम परेशान मत हो, हम कुलधारा गांव के पास नहीं जाएंगे। ठीक है ईवा, तुम कह रही हो तो मैं चलूंगा घूमने के लिए। कुछ देर बाद इवा अपने दोस्तों के साथ जैसलमेर घूमने के लिए निकल गई। वो पूरे दिन घूमते फिरे। रात को जब वो सब होटल की तरफ लौट रहे थे, उनके रास्ते में कुलधारा गांव का बोर्ड लगा दिखा। ओलिवर ने वहीं गाड़ी रोक दी। विलियम बुरी तरह घबरा गया। ओलिवर मजाक मत करो प्लीज, चलो यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, चलो कार से गांव के अंदर एक राउंड लगा कर आते हैं। हाँ हाँ चलो। ओलिवर ने गाड़ी की स्पीड तेज करी और गाड़ी गांव के अंदर ले गया। पूरा गांव सुनसान था, घनघोर अंधेरा था, चारों तरफ चमगादड़ उड़ रहे थे, बिल्ली की रोने की आवाज आ रही थी। ओलिवर ने गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतर गया। नोरा भी उसके साथ खड़ी हो गई। टॉर्च से वे पूरे गांव को देखने लगे। ओलिवर चलो यहाँ से, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। विलियम कुछ भी नहीं है, चलो आओ यहाँ। विलियम और इवा भी गाड़ी से उतरकर चारों तरफ देखने लगे। विलियम टॉर्च से एक टूटी हुई मूर्ति को देखने लगा। वो देखता है कि मूर्ति की आंखें लाल चमकने लगी थी। विलियम ये देखकर बुरी तरह घबरा गया। चलो यहाँ से प्लीज, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो गाइस, अब होटल ही चलते हैं। चलो ओलिवर, ये डरपोक लोग तो हमें कुछ एडवेंचरस करने ही नहीं देंगे। ठीक है चलो यार। चारों गाड़ी में बैठने के लिए मुड़े कि तभी अचानक उन्होंने रोने की आवाज सुनी। वो चारों तरफ देखने लगे, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? रोने की आवाज अब और भी तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई अपनी जान की भीख मांग रहा है। वो चारों बुरी तरह से घबरा गए। हमें जाने दो, हमें इस अधर्मी राजा से बचाओ। चलो जल्दी। चारों जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं। ओलिवर ने घबराते हुए गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। वो लगातार कोशिश कर रहा था। सभी के चेहरे पर अब घबराहट साफ दिख रही थी। क्या हुआ ओलिवर? चलो जल्दी। पता नहीं क्यों ये एक गाड़ी चालू नहीं हो रही है। देखा, मैंने कहा था ना यहाँ मत आओ, लेकिन मेरी बात सुनता ही कौन है। गाड़ी स्टार्ट होती है और चलने लगी। हो गई स्टार्ट विलियम, तुम तो हर बात पर घबरा ही जाते हो यार। चलो अब जल्दी निकलो यहाँ से। ओलिवर ने स्पीड बढ़ाई तो देखा कि गाड़ी के सामने राजा की आत्मा खड़ी थी। वो आत्मा को देखकर बुरी तरह से डर गया। उसका संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी पत्थर से टकरा गई। ओलिवर का सर स्टीयरिंग से टकराया। उसके सर पर चोट लगने से वो बेहोश हो जाता है। सभी अपने होश में आते हैं और नोरा की नजर बेहोश ओलिवर पर पड़ती है। वो बुरी तरह घबरा गई। ओलिवर उठो जल्दी। नोरा तुम पीछे आकर ओलिवर के साथ बैठो, मैं ड्राइव करती हूँ। विलियम चलो आगे मेरे साथ। हाँ, हमें जल्द से जल्द किसी डॉक्टर के पास चलना चाहिए। नोरा, इवा और विलियम गाड़ी से उतरकर ओलिवर को गाड़ी से उतारने लगे। नोरा ने देखा कि ओलिवर के मुंह से खून आ रहा था। ओलिवर मर चुका था और उसका शरीर नीला पड़ गया था। ओलिवर मर गया है एवा। तीनों
ओलिवर की मौत के सदमे में खड़े थे कि तभी तीनों ने देखा कि राजा की आत्मा उनके सामने आकर फिर खड़ी हो गई थी। उसकी आंखें लाल थी और उसके हाथ में एक तलवार थी जिससे खून टपक रहा था। वो गुस्से से उन तीनों को देख रहा था। वो तीनों पूरी तरह से डर गए। तुम लोगों ने मेरे गांव में आने की हिम्मत कैसे की? ये मेरा गांव है, यहाँ मेरा राज चलता है। हमें तुम्हारे गांव से कोई मतलब नहीं है, तुम हमें छोड़ दो, हम इस गांव में कभी नहीं आएंगे। मैं तुम सबकी वो हालत करूंगा जिसे सुनकर सबकी रूह कांप उठेगी। राजा की ये बात सुनकर तीनों बुरी तरह डर गए और अलग अलग दिशा में भागने लगे। राजा की आत्मा का गुस्सा अब सारी हदें पार कर चुका था। उसने अपना और भी विकराल रूप धर लिया और अपने तलवार से उन तीनों पर हमला किया। तलवार से एक बिजली निकली जिसने विलियम, एवा और नोरा के पैरों पर हमला किया। उन तीनों को बिजली से करंट लगा और वो तीनों दर्द से चीखने लगे। नोरा दर्द से चीखने लगी थी। उसका बदन बुरी तरह से कांपने लगा। कुछ ही देर में नोरा की तड़प तड़प कर मौत हो गई। राजा जोर जोर से हंसने लगा। विलियम और एवा अब भागने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थे। वो अपने अपने घुटनों के बल गिर गए और राजा से अपने जीवन की भीख मांगने लगे। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। राजा ने एवा की गर्दन पकड़ी और उसे हवा में उठा लिया। मौका देखकर विलियम भागने लगा। यहाँ एवा का दम घुटने लगा था और कुछ ही देर में उसका चेहरा नीला पड़ गया। उसके पैर छटपटाने लगे। कुछ ही देर में उसकी भी मौत हो गई। विलियम और तेजी से गांव से बाहर निकलने के लिए भागने लगा। तू मुझसे बचकर नहीं भाग सकता है, मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। राजा धुआं बनकर विलियम की तरफ बढ़ने लगा। विलियम भागते हुए गांव की दहलीज को पार करने के लिए कूद पड़ा और जमीन पर गिर गया। उसका सर एक पत्थर से टकरा गया। राजा गांव की दहलीज तक पहुंच चुका था, लेकिन उसके दूसरी पार नहीं जा पाया। विलियम ने राहत की सांस ली। मेरे गांव से दूर चले जाओ। विलियम को धमकी देकर राजा धुआं बनकर गायब हो गया। विलियम रोते हुए अपने दोस्तों की मौत का शोक मनाते हुए होटल लौट आया और इस हादसे से कभी उभर नहीं पाया। द चुपाकाब्रा। ये कहानी है 1995 की। मेक्सिको के गांव में रियान अपनी पत्नी रोजी और 15 साल के बेटे एलेक्स के साथ रहता था। रियान के पास गांव में सबसे बड़े खेत थे। उसके पास कई जानवर भी थे। एक दिन रियान ने एलेक्स को अपने पास बुलाया। एलेक्स, आज मुझे किसी जरूरी काम से शहर जाना पड़ेगा। तुम सारे जानवरों को चारा डाल देना और हमारे जिमी को घुमाने ले जाना। ठीक है डैड, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। रियान शहर के लिए निकल जाता है। एलेक्स का दोस्त पार्कर उसके घर आता है। एलेक्स, मेरे साथ सर्कस का शो देखने चलेगा? मैंने सुना है कि इस बार की सर्कस पिछले साल से भी ज्यादा अच्छी है। नहीं पार्कर, आज तो मुझे बहुत काम है। जानवरों को चारा डालना है और फिर आज जिमी को मुझे ही टहलाने लेकर जाना है। तो एक काम करते हैं, मैं तेरे जानवरों को चारा डालने में मदद कर देता हूँ और फिर हम जिमी के साथ सर्कस देखने भी जा सकते हैं। जिमी वहाँ कैसे रहेगा? वो लोग इसे थोड़ी ना आने देंगे। हम इसे थोड़ी देर के लिए बांध देंगे और शो भी देख लेंगे। जिमी कुछ नहीं करेगा, वो बहुत ही समझदार है ना जिमी? जिमी ने अपनी पूंछ हिला दी। एलेक्स ये देखकर खुश हो गया। ठीक है, चलो फिर जल्दी से सारा काम खत्म कर लेते हैं। एलेक्स ने पार्कर की मदद से सारा काम खत्म कर लिया और जिमी को लेकर सर्कस देखने के लिए चला गया। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि हम दोनों पहले ही सर्कस देख लेंगे और फिर सबको बताएंगे। हाँ, बहुत मजा आएगा। एलेक्स और पार्कर सर्कस के पास पहुँचे और उन्होंने जिमी को एक पेड़ से बांध दिया। तभी एक जानवर सा दिखने वाला अजीब सा जंतु उन्हें झाड़ियों के पीछे से देख रहा था।
उसके नुकीले दांत और चमकती आंखें थी। एलेक्स और पार्कर जिमी को बांधकर सर्कस शो देखने चले गए। जिमी बंधा हुआ इधर उधर देखने लगा। सभी लोग सर्कस के अंदर थे और शो शुरू हो चुका था। जिमी की नजर झाड़ियों से झांकते हुए उस जानवर पर पड़ी। वो जोर जोर से भौंकने लगा और अपने पट्टे को जोर जोर से खींचने लगा। वो अजीब सा जानवर जिमी के सामने आकर खड़ा हो गया। वो जानवर बड़ा ही भयानक दिख रहा था। उसकी आंखें लाल थी और दांत बड़े ही नुकीले थे। वो जिमी को घूरने लगा। उसके दांतों से खून टपक रहा था। जिमी उसकी तरफ भौंकने लगा और पट्टे को और जोर जोर से खींचने लगा। सर्कस में एलेक्स और पार्कर शो के मजे ले रहे थे। एलेक्स ने पार्कर से कहा, पार्कर, मैं जिमी को देख कर आता हूँ। तुम यही बैठो, मैं देख कर आता हूँ। वैसे भी अभी फाइनल शो में तो टाइम है। ठीक है, जल्दी आना। पार्कर सर्कस से बाहर आया और जिमी की तरफ देखने लगा। उसने देखा कि पेड़ पर सिर्फ पट्टा बंधा हुआ है। जिमी झाड़ियों की तरफ भाग रहा है। अरे जिमी, तुम कहाँ जा रहे हो? रुको! पार्कर जिमी के पीछे भागने लगा और झाड़ियों में चला गया। पार्कर ने जिमी को ढूंढा, लेकिन उसे कहीं जिमी नहीं मिला। कहाँ चले गए तुम जिमी? अब मैं एलेक्स से क्या कहूँगा? पार्कर वापस जाने लगा कि तभी उसका पैर एक चीज से टकराया और गिर पड़ा। उसने उस चीज को देखा तो उसके होश उड़ गए। वो जिमी की लाश थी। उसकी गर्दन से खून बह रहा था और उसका पूरा शरीर सूख चुका था। पार्कर जिमी को देखकर रोने लगा। ये क्या हो गया तुम्हें जिमी? किसने किया ये तुम्हारे साथ? पार्कर रो रहा था और वो खूंखार जानवर पार्कर की तरफ देख रहा था और गुर्रा रहा था। पार्कर को उसके गुर्राने की आवाज आई। उसने डरते हुए अपने पीछे देखा तो उसके होश ही उड़ गए। पार्कर डरते हुए भागने लगा। वो पूरी तरह से डरा हुआ था। वो जानवर भी पार्कर के पीछे भागने लगा और उसकी पीठ पर हमला करने के लिए उसके ऊपर कूद गया। पार्कर जमीन पर गिर गया और बुरी तरह से हाँफने लगा। जानवर ने अपने नुकीले नाखूनों को पार्कर की गर्दन पर गाड़ा और उसका खून पीने लगा। पार्कर चीखता रहा, लेकिन वो जानवर नहीं रुका। एलेक्स पार्कर के इंतजार में बैठा था और परेशान हो रहा था। इतनी देर हो गई है, पार्कर अभी तक आया क्यों नहीं? अब तो फाइनल शो भी शुरू होने वाला है। एलेक्स सर्कस से बाहर आता है और पार्कर को ढूंढने लगता है। पार्कर, कहाँ हो तुम पार्कर? एलेक्स देखता है कि जिमी भी पेड़ से नहीं बंधा हुआ। एलेक्स परेशान हो जाता है। वो सब जगह देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। एलेक्स भागता हुआ अपने घर आता है और अपने डैड को सब कुछ बताता है। घबराओ नहीं एलेक्स, मुझे ये बताओ कि पार्कर के घर पर तुमने पता किया? हाँ डैड, वो अपने घर नहीं आया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है डैड। जिमी भी गायब है। रोजी घबराते हुए उनके पास आई। रेयान, तुम्हें पता है गांव में वो लौट आया है। क्या कह रही हो रोजी? साफ साफ बताओ ना। हमारे पड़ोसी गांव से एक औरत आई थी आज। वो बता रही थी कि चुपाकाब्रा उनके गांव में हमला कर रहा है और जानवरों और इंसानों का खून पी रहा है। ये सुनकर रेयान परेशान हो गया। एलेक्स उन दोनों को परेशान देख हैरान था। क्या हुआ डैड? कौन लौट आया है? आप लोग किसकी बात कर रहे हो? चुपकाब्रा। चुपकाब्रा? हाँ, चुपकाब्रा पिछली बार आया था 10 साल पहले। कितनी तबाही मचाई थी। लेकिन ये है कौन डैड? ये शैतान का पालतू जानवर है एलेक्स। कहते हैं कि ये एक बार में 10 साल तक अपना पेट भर लेता है और फिर जब लौट कर आता है तो अपनी 10 साल की भूख मिटाता है। इंसानों को और जानवरों को मारकर उनका खून पीता है। एलेक्स ये सुनकर डर गया और रोने लगा। डैड, पार्कर और जिमी भी गायब है। कहीं उन दोनों को भी तो इस जानवर ने तुम परेशान मत हो एलेक्स, हम उन दोनों को ढूंढ लेंगे। चलो मेरे साथ।
नहीं, आप दोनों इस वक्त कहीं नहीं जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम घबराओ मत, बस घर का दरवाजा अच्छे से बंद कर लो। एलेक्स, तुम मुझे सर्कस के पास ले चलो। रेयान ने एक चाकू अपने साथ रखा और एलेक्स के साथ निकल गया। चुपाकाब्रा ये सब दूर से देख रहा था। रेयान और एलेक्स घटना की जगह पर पहुंचे और जिमी और पार्कर को ढूंढने लगे। रोजी घर में रेयान और एलेक्स के लिए चिंता कर रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। लगता है ये लोग आ गए। रोजी ने जैसे ही दरवाजा खोला उसके होश उड़ गए। चुपाकाब्रा उसके सामने खड़ा था। उसकी लाल आंखें रोजी को देख रही थी। रोजी चीख उठी और चुपाकाब्रा उसके ऊपर कूद पड़ा। एलेक्स और रेयान अब सभी जगह जिमी और पार्कर को ढूंढते हुए थक चुके थे। डैड, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। चलो पार्कर के घर, उसके मम्मी पापा उसकी चिंता कर रहे होंगे। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मिल जाएंगे दोनों, चिंता मत करो एलेक्स, चलो। रेयान और एलेक्स पार्कर के घर की तरफ जाने लगे। एलेक्स ने देखा कि उनके घर का दरवाजा खुला हुआ है। डैड, हमारे घर का दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन इस वक्त कौन आएगा घर पर? वे दोनों घबराते हुए घर की तरफ पहुंचते हैं और देखते हैं कि खून के धब्बे दरवाजे पर लगे हुए थे। रोजी, कहाँ हो तुम? उन दोनों ने देखा कि रोजी जमीन पर पड़ी है और उसका शरीर सूख गया है। उसकी गर्दन से खून बह रहा है। रेयान और एलेक्स रोजी के पास आते हैं और रोने लगते हैं। चुपाकाब्रा अपना अगला शिकार करने निकल जाता है। टिके टिके। ये कहानी है 1995 की। जापान में होकाइडो नाम का एक शहर था। उस शहर में मुरोरान नाम का एक नगर था। मुरोरान में एक कॉलेज था और उस कॉलेज में कित्सु नाम की लड़की पढ़ती थी। एक दिन कित्सु अपने पिता की कार लेकर कॉलेज में आई। उसके दोस्त ये देखकर बड़े ही खुश हुए। क्या बात है कित्सु, आज तो तुम कार लेकर आई हो। हाँ हिमारी, आज हम लोग कार से पूरा टाउन घूमेंगे और बहुत मजे करेंगे। कितना मजा आएगा। कितना वक्त हो गया है, हम लोगों ने कोई मस्ती नहीं की। हाँ, तुम सही कह रहे हो फ्यूजी। आज हम कार से पूरा शहर घूमेंगे और खूब मजे करेंगे। ठीक है, तो फिर कॉलेज खत्म होने के बाद इसी जगह पर मिलते हैं। और हाँ, कोई भी लेट मत हो जाना। आज के लिए नो एक्स्ट्रा क्लासेस। हाँ हाँ, आज पार्टी डे है। आज के लिए बंकिंग अलाउ है। चलो मिलते हैं कॉलेज के बाद। सभी अपनी क्लासेस में लौट गए। शाम को जब कॉलेज खत्म हुआ तो कित्सु कार लेकर आई और सभी उसमें बैठ गए। वे लोग पूरा वक्त घूमते रहे। गाइस, अब तुम लोग बताओ कि हम नेक्स्ट कौन सी जगह चलें? मुझे जो जगह पता थी वो तो हमने घूम लिया। फूजी को एक जगह घूमने का आइडिया आया। क्यों ना आज हम गली नंबर 13 चलें? ये सुनकर सब एक दूसरे को मुस्कुराकर देखने लगे। सही कह रहे हो फ्यूजी, आज चलकर देख ही लेते हैं कि वहाँ ऐसा क्या है। हिमारी शहर में नई थी, इसीलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात कर रही हो हिमारी? तुम सच में गली नंबर 13 के बारे में नहीं जानती? नहीं, तभी तो तुम लोगों से पूछ रही हूँ। मुझे भी बताओ ना। फूजी, तुम बताओ हिमारी को। आज से 20 साल पहले काशिमा रेको नाम की एक लड़की उस गली में रहती थी। कहते हैं कि एक दिन उसे कुछ गुंडों ने बहुत परेशान किया और उसके शरीर को पेट से काट दिया। तभी से उसके शरीर का ऊपर का हिस्सा उस गली में घूमता रहता है और जैसे ही कोई भी उस गली से गुजरता है वो उसे मार डालती है। उसे मोरोन में टेके टेके के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि वो अपने पैरों को ढूंढ रही है और उसी के लिए सबको मार देती है। मतलब कि वो पहले मारती है और फिर लोगों के पैरों को काट कर उसे अपने शरीर पर लगाती है और फिर अगर वो फिट नहीं होता तो सैड हो जाती है। हिमारी की ये बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं।
तो बताओ दोस्तों, कोई चलेगा गली नंबर 13 या टर्न ले लूं? फूजी और काइन एक साथ बोलते हैं गली नंबर 13। नहीं दोस्तों, आज नहीं चलते हैं। मुझे आज घर पर जल्दी जाना है, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। फिर कभी कैसी बात कर रही हो हिमारी? आज ही तो मौका मिला है वहाँ जाने का। लेकिन मुझे भी तो आज जल्दी जाना है ना। हम सच में फिर कभी चले जाएंगे। वैसे भी वो जगह यहाँ से काफी दूर है। हिमारी, हम आज ही चलेंगे। आई प्रॉमिस, हम वहाँ से जल्दी लौट आएंगे और तुमको भी टाइम पर घर छोड़ देंगे। हाँ यार, प्लीज मान जाओ ना। अच्छा ठीक है, लेकिन हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। मुझे अपने पैरों से बहुत प्यार है। सभी हिमारी की बात पर हंसने लगे। कित्सू ने कार की स्पीड तेज की और वो चारों गली नंबर 13 पर पहुंचने ही वाले थे कि उनके सामने एक औरत आ गई। उस औरत के सफेद बाल थे। वो बहुत ही बूढ़ी दिख रही थी। कित्सू ने गाड़ी रोकी और वो औरत कित्सू के पास आई और जोर जोर से हंसने लगी। सभी उस औरत को देखकर चौंक गए। तुम लोग क्यों वहाँ जा रहे हो? अरे, आप क्यों हमारी गाड़ी के सामने आई? आपको चोट लग जाती तो? मेरी चिंता छोड़ दो और अपनी जान की परवाह करो। चले जाओ यहाँ से, वरना कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। वो औरत सभी को आगाह करके वहाँ से चली गई। चारों दोस्त कुछ देर के लिए परेशान हो गए और सोचने लगे। बड़ी ही अजीब औरत थी। अब तो मैं जरूर जानना चाहती हूँ कि ये गली नंबर 13 में ऐसा क्या है। चलो कित्सू, स्पीड बढ़ाओ। कित्सू ने गाड़ी की रफ्तार तेज की और वे पहुंच गए गली नंबर 13 के सामने। गाड़ी से उतरकर वो सब उस गली को देख रहे थे। उस गली के आसपास भी कोई नहीं रहता था। गली एकदम सुनसान थी और चारों तरफ स्ट्रीट लाइट के अलावा कुछ भी नहीं था। मुझे तो यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा। लगता है काशिमा को पहले से ही हमारे पैरों का साइज पता है। सभी हिमारी की इस बात पर हंसने लगे। तभी एक चाकू उड़ता हुआ आया और उसके गले में आकर लगा। हिमारी के गले से खून निकलने लगता है और वो जमीन पर गिर जाती है। हिमारी, तुम्हें ये किसने मारा? हिमारी! हिमारी का दम घुटने लगता है। ये देखकर सभी के होश उड़ गए। इसे हॉस्पिटल लेकर चलना होगा, जल्दी। उन्हें गली से टक टक की आवाज आने लगी। तीनों ने गली की तरफ देखा तो दो चमकती हुई आंखें उन्हें उन तीनों के करीब आते हुए दिखी। वो कोई और नहीं, काशिमा ही थी। उसका आधा शरीर रेंगता हुआ उन चारों के पास आ गया। काशिमा काइन के पास आई और चाकू उसके जूते पर गाड़ दिया। काइन पूरी तरह चीख उठा। भागो यहाँ से, जल्दी! कित्सू और फूजी भागने लगे। काशिमा रेंगते हुए फूजी के पैर से लिपट गई और अपने नुकीले दांत उसने फूजी के पैर में गाड़ दिए। फूजी जमीन पर गिर पड़ा। कित्सू ने पीछे मुड़कर देखा और बुरी तरह से कांपने लगी। काशिमा फूजी के शरीर पर अपने नुकीले दांतों से हमला कर रही थी। कित्सू गाड़ी की तरफ भागी और गाड़ी स्टार्ट करके उसे तेजी से भगाने लगी। काशिमा ने कित्सू की गाड़ी को जाते देखा। वो भी तेज रफ्तार से कित्सू का पीछा करने लगी। गाड़ी के अंदर बैठी कित्सू को पसीना आ रहा था। काशिमा गाड़ी के आगे के शीशे पर कूद गई और उसने शीशा तोड़ दिया। कित्सू ने ग्लव बॉक्स खोला और उसमें से चाकू निकालकर काशिमा पर हमला करने लगी, लेकिन काशिमा पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। उसने कित्सू का चाकू छीनकर उसी के सीने में गाड़ दिया। कित्सू की भी मौत हो गई। अगले दिन दो पुलिसमैन उस जगह से गुजर रहे थे कि तभी उनकी नजर जमीन पर पड़ी लाशों पर गई। 4 लाशें जमीन पर पड़ी थी और उनके धड़ शरीर से अलग पड़े हुए थे। जरूर ये काशिमा के भूत ने ही किया है। पता नहीं लोगों को कब समझ आएगा कि इस जगह से दूर रहना उनके लिए कितना जरूरी है। इस हादसे के 1 महीने बाद एक आदमी गली नंबर 13 के पास से गुजर रहा था। वो बहुत ही डरा हुआ था। मेरी भी मत मारी गई थी जो इस रास्ते से गुजरने आ गया। शॉर्टकट के चक्कर में इतनी दूर आ गया। काश मैं अपने बॉस से सही रास्ता पूछ लेता तो अभी यहाँ ऐसे भटक नहीं रहा होता। वो गली नंबर 13 के सामने आकर खड़ा हो गया
और इधर उधर देखने लगा। अब यहाँ से कहाँ जाऊँ? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, इस गली से चलता हूँ, क्या पता आगे कोई शॉर्टकट मिल जाए। आदमी गली के अंदर जाने लगा और कुछ ही देर बाद उसकी चीखों की आवाज आई। उस हादसे के बाद सरकार ने उस गली के आसपास आने की रोक लगा दी और चारों तरफ नो एंट्री के बोर्ड लगा दिए। पूरा शहर उस गली नंबर 13 और कशिमा के कहर से बचने के लिए उस जगह से नहीं गुजरता था।